हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। आज हम लोग के सेकेंड लेक्चर और आज की लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ समाज शास्त्र के साथ जो अदर डिसिप्लिन है उसके रिलेशन से, हाउ सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन्स। हम समाज शास्त्र को अदर डिसिप्लिन्स में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सोशियोलॉजी एक लार्जर अम्ब्रेला है और उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे डिसिप्लिन्स जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, लीगल डिस्कोर्स। तो हम लोग एक एक करके उसकी रिलेशनशिप को आज डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट रिलेशनशिप सोशियोलॉजी विथ हिस्ट्री। इतिहास को जानने के लिए हम लोग ह्यूमन सिविलाइजेशन को जानते हैं। जे हम समाज शास्त्र को जब जानते हैं तो उससे जुड़ा हुआ एक इतिहास है। बिकॉज टुडे वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी इज नॉट सेम एज इट वाज पास्ट। और जो पारंपरिक समाज या जो एनिशियंट सोसाइटी था उस समय के समाज और आज की समाज में बहुत डिफरेंस है। बट इसका मतलब एक रिलेशनशिप नहीं है, ये नहीं कह सकते हैं। वो हमेशा एक रिलेशनशिप रहा। जैसे कि हम कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इज अबाउट सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ पास्ट इज अबाउट हिस्ट्री। तो इसका मतलब इतिहास अगर समाज शास्त्र को हम हटाएंगे तो फिर दोनों के बीच में जो सामाजिक परिवर्तन और क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम समझ नहीं पाएंगे। तो जैसे कि हम लोग कार्ल मार्क्स की बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, तो इसका मतलब जो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं तो आज की नहीं है, समाज की शुरुआत से, इवन बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और इवन ड्यूरिंग द अनिशियंट पीरियड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो ये जो वर्ग हो या समाज के किसी भी परंपरा या किसी भी सामाजिक प्रतिष्ठा, अनुशासन या कोई भी इंस्टीट्यूशंस, ये सबकी एक समाज शास्त्र है। और ये इतिहास बदलता है और इतिहास के साथ समाज भी बदलता है। और ये दोनों की रिलेशनशिप इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम बिना इतिहास को देख के आज के समाज के बारे में बता नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री ऑफ इंडियन सोसाइटी इज डिफरेंट अबाउट हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। तो हमारा एक अनिशियंट हिस्ट्री है और हमारे अनिशियंट हिस्ट्री से जुड़ा हुआ हमारे समाजशास्त्र। यूरोप की एक अनिशियंट हिस्ट्री है और यूरोप की एक समाजशास्त्र भी है। तो हम दोनों की अगर कंपेयर करते हैं, हमें लगता है जे हाउ हिस्ट्री इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ द सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो हमारा मैरिज, फैमिली, किनशिप, तो हमारी समाज के साथ जुड़ा हुआ उसके इतिहास। यूरोप या अमेरिका या वेस्टर्न सोसाइटी में उनकी जो मैरिज, फैमिली, किनशिप, तो उन्हीं के इतिहास से जुड़ा हुआ। सो वी कैनॉट सेपरेट हिस्ट्री फ्रॉम सोशियोलॉजी। दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ ईच अदर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो अगर इतिहास को कोई लिखता है तो इसका मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन ट्रेडिशन, ह्यूमन बींग से जुड़े हुए सारे इंस्टीट्यूशन और सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे ही लिख रहा है। तो हम लोग जैसे कॉलोनियल हिस्ट्री लिखते हैं या पढ़ते हैं, सो कॉलोनियल हिस्ट्री मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ द ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रक्चर हैज अफेक्टेड आवर सोसाइटी, स्पेशली हमारे देश में जितने भी एरिया को उन्होंने कवर किया था ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके पूरा देश अराउंड 200 ईयर्स। तो उस पीरियड में एक ब्रिटिश का प्रभाव रहा। तो इसका मतलब कॉलोनियल हिस्ट्री हैज ए रिलेशनशिप विथ आवर सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो उनकी अंग्रेजी भाषा हो या उनकी खान पान, रहन सहन हो या उनकी जो टेक्नोलॉजी हो, ये सारा चीज हमारे समाज को और हमारी व्यवस्था को प्रभावित किया था। सो दैट इज व्हाई there is a close relationship with the history. Then the next relationship, when we discuss about that how it is relate with anthropology. तो जैसे हम लोग एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी मीन्स इसको हम मानव विज्ञान कहते हैं या स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो एंथ्रोपोलॉजी में जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसको हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी या जेनेटिक एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, उस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सोशल एंथ्रोपोलॉजी मीन्स हाउ द ह्यूमन बीइंग हैज ए रिलेशनशिप विद culture,
एंड डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो हम जैसे कि अभी बात कर रहे थे ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रक्चर को, तो जब ब्रिटिश हमारे देश आए थे पहली बार, तो इन्होंने हमारे देश के ट्राइब्स या कोई भी लैंग्वेज को नहीं जानते थे या कल्चर को नहीं जानते थे। सो ब्रिटिश यूज्ड टू सेंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू डिफरेंट एरियाज, वो नॉर्थ ईस्ट हो या साउथ या वेस्ट की कोई भी रिमोट एरिया या ट्राइबल एरियाज। द रीजन बिहाइंड that the anthropologists have a relationship with the culture of the tribe, the language, the communication, and they know what they do, what is their lifestyles, and how do they have their own way of understanding the nature. जब हम सोशियोलॉजी के साथ रिलेट करते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी उसको कहा जाता है ये ट्विन सिस्टर है, और ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप में सिमिलरिटी ज्यादा है और डिफरेंसेस कम है जब हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में वी कैन हैव ए डिफरेंस टू ए लार्जर एक्सटेंट, बट जब सोशल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं इट इज वेरी मच क्लोजली एसोसिएटेड, क्योंकि हम लोग एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट में जैसे मालिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, कोई भी स्ट्रक्चरलिस्ट या फंक्शनलिस्ट, इवन लेविस्ट्रस को स्ट्रक्चरलिस्ट को पढ़ते हैं, तो हम सोशियोलॉजी को में भी उसको ध्यान में रखते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में ट्राइब, कल्चर, लैंग्वेज, ये सारी चीज पढ़ाया जाता है और सोशियोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है। Only difference you can find that anthropology started with an ethnographic way of doing field work, जिसको हम कहते हैं जो लॉन्ग टर्म फील्ड वर्क की जो ट्रेडिशन है वो तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने शुरू किया था, बट टुडे सोशियोलॉजिस्ट आल्सो दे डू लाइक दिस। तो आज अगर हम करंट पीरियड में सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को देखते हैं, उनकी रिलेशनशिप, हार्डली देयर इज एनी डिफरेंसेस। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टॉपिक वो पोस्ट मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी भी है, डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी भी है, अर्बन एंथ्रोपोलॉजी भी है, और उसी तरह हम लोग सोशियोलॉजी में भी अर्बन सोशियोलॉजी, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, डिजिटल सोशियोलॉजी, इस तरह चीजों को भी पढ़ते हैं। तो ओनली डिफरेंस पार्ट इज दैट एंथ्रोपोलॉजी हैज ए अदर ब्रांचेस लाइक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी, जो सोशियोलॉजी में सिर्फ सोशल एंथ्रोपोलॉजी को हम क्लोजली एसोसिएट मानते हैं। अदरवाइज in today's context we don't find much differences between sociology and social anthropology. The next relationship जब हम डिस्कस करते हैं एक फिलोसफी, जिसको हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। समाज शास्त्र की और दर्शन शास्त्र की एक गहरी रिश्ता है। When we understand the emergence of sociology, so there is a philosophical traditions. So आप प्लाटो, अरिस्टोटल हो, या हम लोग जब भी क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म पढ़ते हैं या पॉजिटिविज्म फिलोसफी पढ़ते हैं, अगस्ट कॉम्ट के या कार्ल पॉपर, थॉमस कुन, पॉल फेरामेंट, इवन फेनोमेनोलॉजी, ये सारे फिलोसफी हमारे सोशियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कोई आर्गुमेंट देता है कि फिलोसफी कंसील्स द रियलिटी, बट इन सोशियोलॉजी हैज ए रिलेशनशिप दैट हाउ फिलोसफी रिवील्स द रियलिटी। क्योंकि समाज शास्त्र को जानना है तो हमारे पास एक सामाजिक, जिसको हम कहते हैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, उस इमेजिनेशन को हम समझने के लिए तो फिलोसफी जरूरी है, क्योंकि फिलोसफी हमारी दृष्टिकोण या जो परिप्रेक्ष्य है उसको बेहतरीन तरीके में बताता है। तो कार्ल मार्क्स हैड ए फिलोसफी, होवर हैड ए फिलोसफी, और इवन दोज हु आर क्रिटिकल थिंकर्स दे हैव आल्सो फिलोसफी। तो दर्शन शास्त्र के माध्यम से हम किसी भी विषय की गहराई तक पहुंचते हैं, और समाज शास्त्र की जो इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन, फेनोमेनोलॉजिकल ट्रेडिशंस, उस फिलोसफी को एक्सेप्ट करता है। तो हम लोग जो पॉजिटिव फिलोसफी, क्रिटिकल फिलोसफी, पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी, ये सारे दर्शन शास्त्र में पढ़ाया जाता है, जो हम लोग फुको, डेरिडा, इवन अल्फ्रेड सूज, फेनोमेनोलॉजिकल ट्रेडिशंस, ये सारे फिलोसफी की जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो भी पढ़ते हैं। बट ये सारी चीज समाज शास्त्र के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि फिलोसफी गिव्स ए सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन दैट हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द रियलिटी और सोशल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम ए सोशल फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड। तो हमारी जो सिलेबस में हम लोग बहुत सारे थिंकर्स को फिलोसॉफिकल अप्रोच में पढ़ते हैं, तो ये फिलोसॉफिकल अप्रोच खाली एक लिखित माध्यम से नहीं, ये हमारी रिसर्च में भी जरूरी है। इसीलिए हम लोग रिसर्च में क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म,
कार्ल पॉपर, थॉमस कुन, पॉल फेरोमेन को पढ़ते हैं। फिर हम लोग फेनोमेनोलॉजी, एथनोमेथोलॉजी या क्रिटिकल थिंकर्स हाबरमास को भी पढ़ते हैं। ये सारे दर्शन शास्त्र हमारी समाज शास्त्र की मजबूती को और बढ़ा देता है। सो दैट मीन्स फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन गिविंग ए बेटर आउटलुक टू अंडरस्टैंड दिस सोशल रियलिटी एंड सोशल इमेजिनेशन। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डिसिप्लिन, इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी है ज्यादातर स्टेट, डेमोक्रेसी या स्टेट को चलाने के लिए मशीनरी, ब्यूरोक्रेसी या स्टेट के साथ जुड़े हुए डिफरेंट पावर सिस्टम्स को समझते हैं और पढ़ते हैं। पॉलिटिकल थॉट पढ़ने वाले भी तो डिफरेंट विचारधारा कैसे स्टेट या डेमोक्रेसी को समझने के लिए पढ़ाया जाता है। समाजशास्त्र पॉलिटिकल साइंस बीच में भी एक क्लोज रिलेशनशिप है। अगर हम पावर की बात करें तो हम पावर को आंद्रे वेते की पर्सपेक्टिव में, मार्क्स वेबर की पर्सपेक्टिव में और फूको की पर्सपेक्टिव में भी पढ़ता है। स्टेट को जानना है तो स्टेट के साथ जुड़ा हुआ वो सर्विविलेंस हो या डिसिप्लिनरी पावर, वो भी हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस में जो डेमोक्रेसी है, जो स्टेट की नोशन है या जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है या वोटिंग बिहेवियर, उससे पीछे जुड़ा हुआ हमारी समाज और समाज की डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। सो हम पॉलिटिकल साइंस में पंचायती राज व्यवस्था भी पढ़ते हैं और हम सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं। हम लोग पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए जितने भी हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको भी पढ़ते हैं और हम भी जानते हैं जो कैसे हाबरमास एक पॉलिटिकल स्फीयर को एक पब्लिक स्फीयर के साथ जोड़ के अपनी बात रखते हैं। सो पॉलिटिकल साइंस में अगर हम जानना चाहें तो उससे पहले हमें समाजशास्त्र को जानना जरूरी है। तो मैंने पहला लेक्चर में भी कहा था, अगर हम थर्मोडायनामिक्स को पढ़ रहे हैं, अगर बिना न्यूटन की लॉ समझ के हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमें समझ में नहीं आएगी। तो इसका मतलब हमें समाजशास्त्र को जानना है, तभी जाके पॉलिटिकल साइंस को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। वी कैनॉट सेपरेट पॉलिटिकल साइंस को, हम समाजशास्त्र से कभी अलग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़े, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े, हर जगह एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल एम्बिशंस, पॉलिटिकल बिहेवियर की बात किया जाता है जो लोगों से जुड़ा हुआ है या मास से जुड़ा हुआ है। एंड दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ करंट सोसाइटी और इवन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आवर फ्यूचर, दैट हैज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अगर आज की हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इट इज हैज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ मास या सोशल मीडिया या जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आज की यूथ की है। तो ये सारे चीज को, यूथ की पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स या आज की डेमोक्रेसी में हम लोग डीपी मुखर्जी को भी पढ़ते हैं, दैट हाउ यूथ हैज ए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विथ इन नेशन बिल्डिंग। तो यूथ को हम हटा नहीं सकते हैं पॉलिटिक्स से, और यूथ के साथ जुड़ा हुआ समाज और सामाजिक व्यवस्था। तो इसलिए हम बिना समाजशास्त्र को पढ़े तो पॉलिटिकल साइंस को हम नहीं समझ सकते। जब हम उसकी रिलेशनशिप को साइकोलॉजी के साथ जोड़ते हैं, समाजशास्त्र एवं साइकोलॉजी जिसको आप मनोविज्ञान कहते हो, हम लोग समाजशास्त्र में एक माइक्रो सोशल थ्योरी पढ़ते हैं जो हम हर्बर्ट मीड या ब्लूमर या C.H. कूले, ये सारे लोग सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं। और ये सोशल साइकोलॉजिस्ट को हम समाजशास्त्र से इससे जुड़ते हैं क्योंकि इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ एक मानसिकता कैसे समाज की एक बड़े दायरा में उसकी प्रभाव दिखाई देती है। What we think, what we do, it has a relationship with our psychology। और ये साइकोलॉजी कहाँ से आता है? समाज और सामाजिक व्यवस्था से। इसीलिए मीड कहते हैं हमारी जो सेल्फ है ये बायोलॉजिकल सेल्फ नहीं है, सोशल सेल्फ है। अगर हम इस सेल्फ को बायोलॉजी के साथ जोड़ेंगे देन इट इज ए फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस, बट इट हैज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ सोसाइटी। आवर सोसाइटी एंड आवर सोशल इंटरेक्शन and our social behavior, it builds the self, and self is nothing but it's a psychological aspect from a psychological angle। but जब भी हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो समाजशास्त्र में इसको कहा जाता है सोशल सेल्फ।
और ये साइकोलॉजी जो बायोलॉजिकली हमारे पास है, जो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जो एक साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर्स या साइकेट्रिक्स उसको मानते हैं, बट समाज शास्त्र उसको कहता है ये साइकोलॉजी से हमारी समाज और सामाजिक व्यवस्था जुड़ा हुआ है। जैसे हम कहेंगे जो सामाजिकरण प्रोसेस है, एक बच्चे को प्ले स्टेज से लेके गेम स्टेज या अडल्ट स्टेज तक पहुंचने की जो प्रक्रिया में सामाजिकरण प्रक्रिया उसको एक इंसान बनाता है या बेहतर इंसान बनाता है, तो इसका मतलब उसकी साइकोलॉजी को बिल्ड करता है, बनाता है। So that means our socialization process has a strong relationship with our psychology. तो हम जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस तरीके की रिलेशनशिप के साथ हम जुड़े रहते हैं, तो हमारी साइकोलॉजी उसी तरह डेवलप होती है। इमाइल दुर्कheim से पहले जब हम सुसाइड की बात करते थे, तो लोग कहते थे ये एक साइकोलॉजिकल या मेंटल इशू है या एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। बट इमाइल दुर्कheim इसको कहते हैं सोशल फैक्ट। क्यों? क्योंकि कोई भी मानसिक चीजें जो हम बीमारी के तरीके से देखते हैं, इट हैज ए रिलेशनशिप विद सोशल कंडीशंस, सोशल सिचुएशंस। तो इसीलिए इमाइल दुर्कheim कहते हैं एवरीथिंग हैपेंस, इट इज सोशल फैक्ट बिकॉज इट हैज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमारी सोसाइटी साइकोलॉजी से अलग नहीं हो सकता है फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव एंड दैट लीड टू ग्रुप और ए लार्जर पर्सपेक्टिव। सो जितने भी माइक्रो सोशल थ्योरी की बात करते थे वो साइकोलॉजी से शुरू करते हैं, बट इट बिकम्स ए सोशल सेल एंड दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सोशियोलॉजी। अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जिसको हम लॉ या लीगल डिस्कोर्स, जिसको विधि विज्ञान क्या कहते हैं, लीगल साइंस भी कहते हैं, समाजशास्त्र और विधि विज्ञान, इसकी रिलेशनशिप को आज भी अगर परिप्रेक्ष्य में देखेंगे और पहले की, इट इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड। क्यों? क्योंकि कोई भी समाज की कानून व्यवस्था उसके समाज से जुड़ा हुआ है। हमारी समाज में जो भी कानून व्यवस्था है उसकी सोशल स्ट्रक्चर को, सोशल इंस्टीट्यूशन को ध्यान में रखे हुए बना हुआ है, हम लोग उससे हटा नहीं सकते हैं। सो लॉ कैनॉट बी प्रिपेयर विदाउट लुकिंग एट आवर सोशल स्ट्रक्चर और सोशल इंस्टीट्यूशंस। हम लोग कितने वेराइटीज, कास्ट, रिलीजन, डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट हिस्ट्री, डिफरेंट ट्रेडिशंस, ये सारी चीज को लेके जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ ऑल्सो हैज टू थिंक अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात होती है आसान नहीं होती है, बिकॉज वी हैव डिफरेंट कल्चर्स, वेराइटीज, मल्टीकल्चरलिज्म। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लीगल डिस्कोर्स धीरे धीरे परिवर्तन होता है। एक रात में हम लोग ट्रिपल तलाक एक्ट नहीं बनाया है, इट टुक लॉन्ग ईयर्स बिकॉज इट हैज ए रिलेशनशिप विद ए पर्टिकुलर रिलीजन। तो हमारे हिंदू धर्म में हो या इस्लाम में हो या सिख ईसाई में हो, इससे जुड़ा हुआ व्यवस्था को हम ओवरनाइट लॉ के माध्यम से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इवन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या हमारी लीगल डिस्कोर्स भी उसको इंटरप्रेट करता है, डिबेट डिस्कशन में लाता है, फिर एक समाज को कंट्रोल करने की तरीका बताता है, बिकॉज लॉ कैनॉट गो यूनिफॉर्मली to all the aspects of society or social reality। तो हमारे इतनी डिफरेंसेस को, जिसमें जेंडर, जिसमें कास्ट, जिसमें रिलीजन, जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स, तो ये सारे चीज को एक कॉमन लॉ के माध्यम से हम बना नहीं सकते हैं या उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास एक लीगल इंटरप्रिटेशन होती है, किस तरीके से बनाए जाए ताकि समाज की और जो व्यवस्था है उसमें ज्यादा हमारी नुकसान ना पहुंचे और लोगों की भावनाएं, जो बिलीफ सिस्टम्स है, उसमें भी प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे कि हम बात करते हैं होमोसेक्सुअलिटी या सेम सेक्स मैरिज की बात करते हैं, तो उसको हमारा कानून व्यवस्था अभी भी इसके बारे में सोचने के लिए लोगों तक पहुंचाता है। तो लॉ बिना डिस्कोर्स में, जो हम फुको की आइडिया को, डिस्कोर्स को लाते हैं, तो हम कहते हैं उसको सब लोगों के सामने रखा जाए और आज की समाज उस परिप्रेक्ष्य में उसको डिबेट डिस्कशन के माध्यम से उसको बताए और कितना इसमें जानना है, कितना इस चीज में कमियां है, क्या चीज लोगों के
लिए बेहतर है, ये सारी चीज को रखते हुए लॉ एक रास्ता बनाता है समाज की एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बेहतर समाज की निर्माण के लिए। तो वी कैनॉट सेपरेट सोशियोलॉजी फ्रॉम द लॉ। इवन हम लोग लॉ स्टूडेंट्स को आप इंटीग्रेटेड कोर्स हो या इवन 3 इयर्स कोर्स हो, हर जगह समाजशास्त्र को पढ़ाया जाता है, बिकॉज हमें इमाम दुर्खाइम भी कहते हैं रिप्रेसिव लॉ, रेस्टिट्यूटिव लॉ या हमारी मॉडर्न लॉ, ये सारे समाज से जुड़ा हुआ है। आपकी समाज और सामाजिक की व्यवस्था से कानून व्यवस्था को कभी भी अलग नजरिया से या हटा के देखा नहीं जा सकता है। और एक रिलेशनशिप है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द रिलेशनशिप विद सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, उसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स कहते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, जिसको आर्थिक निर्धारणवाद कहते हैं। तो इसका मतलब कार्ल मार्क्स के में अगर ये विचारधारा में अगर अर्थव्यवस्था और अर्थनीति या आर्थिक परिस्थिति समाज के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप को बताता है, that how economic conditions determines you as an individual or your social positions। आपकी सामाजिक स्थिति या आपकी व्यक्तिगत जो सेल्फ या जो आपकी क्लास, उसके साथ भी समाज और समाज की व्यवस्था भी जुड़ा हुआ है। तो हम क्लास बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं, उसमें भी इकोनॉमिक एक आधार है। और इकोनॉमिक्स जिसको हम बार्टर सिस्टम से प्रिमिटिव सोसाइटी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस या मोड ऑफ प्रोडक्शंस की बात करते हैं, वहां पे भी कैपिटल या पूंजी या जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी या रिसोर्सेस, वहां पे भी बात करते हैं। जो हम लोग इकोनॉमी और सोसाइटी की बात करते हैं, तो जब भी हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं इकोनॉमी, दैट हाउ इट हैज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ टू चेंज द सोसाइटी, टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी। तो नॉट ओनली मार्क्सियन पर्सपेक्टिव, इवन फ्रॉम रिलीजन, from different legal discourse, from different political discourse। तो इकोनॉमी को कभी भी हटा नहीं सकते हैं समाजशास्त्र से, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था हो या आपकी सामाजिक व्यवस्था हो या लोकतंत्र हो, इससे साथ हम हटा नहीं सकते हैं। तो जब भी हम पॉवर्टी की बात करते हैं, जैसे ऑस्कर लुईस कल्चर ऑफ पॉवर्टी कहते हैं, तो भी एक इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करते हैं। स्लम की बात करते हैं, तो स्लम पे हम इकोनॉमिक कंडीशंस के आधार पर वहां के लोगों की रहन सहन की बात करते हैं। जितने भी आप डेमोग्राफर्स हो या आपकी जितने भी साइंटिस्ट, जो सोशल साइंटिस्ट है, वो सारे आधार, कितने भी रिसर्च आप समाजशास्त्र से या समाज से डिफरेंट चीजों से जोड़ के आप सोचिए, तो हम अर्थव्यवस्था को हटा नहीं सकता, बिकॉज इकोनॉमिक हैज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद any social structure or social history, and that is the strength of our discipline। तो सोशियोलॉजी के साथ जो एक लार्जर सेट है और इसके साथ ये सारे सबसेट है, तो कहा जाता है अगर n नंबर ऑफ डिसिप्लिन है सोशल साइंस में, सो n+1 मीन्स दैट 1 इज सोशियोलॉजी। तो हमारे पास जितने भी डिसिप्लिन है, उस सारे डिसिप्लिन को बताने के लिए समाजशास्त्र एक मजबूत भूमिका निभाता है। तो समाजशास्त्र के अंदर दायरा में वो सारे सब्जेक्ट अंदर आता है। तो हम समाज को समझना है, समाज से जुड़े हुए डिफरेंट व्यवस्था को जानना है, इसलिए हम लोग सारे सब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ढाल सर क्लासेस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।